आज शुक्रवार का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और इस पूरी हलचल के केंद्र में थी आरबीआई की एमपीसी मीटिंग, जिसका हर निवेशक बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा, यानी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि मौद्रिक नीति अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई है। असली चिंता की बात यह है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है और महंगाई का अनुमान 4.6% से बढ़ाकर 5.1% पर कर दिया है। यानी एक तरफ ग्रोथ धीमी, दूसरी तरफ महंगाई तेज। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊंची ऊर्जा कीमतें और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं, इन्हीं 3 कारणों को आरबीआई ने भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है और विशेषज्ञों को डर है कि अगर ये दबाव बना रहा तो आरबीआई साल के अंत में ब्याज दरें बढ़ा भी सकता है। इन आंकड़ों को सुनकर बाजार में मुनाफा वसूली शुरू हो गई। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 74,243 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 लगभग 50 अंक टूटकर 23,366 पर आया। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ। जियोजिट इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि रुपए में आई मजबूती से निकट भविष्य में धारणा सुधर सकती है, लेकिन महंगाई का दबाव और बॉन्ड यील्ड का ऊंचा स्तर विदेशी और घरेलू दोनों तरह के निवेशकों पर असर डालता रहेगा। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिसने आज सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी। सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज और एफपीआईज के लिए सरकारी बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया है। पहले विदेशी निवेशकों को सरकारी सिक्योरिटीज यानी जी-सेक्स में निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना पड़ता था। अब ये दोनों पूरी तरह खत्म कर दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज यानी कूपन इनकम पर जो 20% विदहोल्डिंग टैक्स लगता था वो भी हटा दिया गया है। मतलब अब न ब्याज पर टैक्स न मुनाफे पर टैक्स, सब कुछ जीरो। खास बात यह है कि ये छूट पूर्वव्यापी रूप से यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। मतलब जिन विदेशी निवेशकों ने इस वित्त वर्ष में पहले से जी-सेक्स में पैसा लगाया है उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा, इसलिए सरकार ऑर्डिनेंस के रास्ते ये बदलाव करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर हस्ताक्षर करेंगी और इनकम टैक्स एक्ट में तेजी से संशोधन हो जाएगा। इस फैसले का सीधा फायदा एफआईआईज, एफपीआईज के साथ साथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यानी बीआईएस को भी मिलेगा। ये वे संस्थाएं हैं जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक सवाल मन में आता है कि इक्विटी मार्केट यानी शेयरों में तो टैक्स वैसा ही रहा, फिर ये बदलाव सिर्फ बॉन्ड के लिए क्यों? दरअसल सरकार की पहली प्राथमिकता अभी रुपए को बचाना है और इसके लिए डॉलर इनफ्लो बढ़ाना जरूरी है। विदेशी निवेशक भले ही इक्विटी से पैसा निकाल रहे हों, अब तक करीब 22 अरब डॉलर की निकासी हो चुकी है, लेकिन बॉन्ड में अभी भी करीब 1.5 अरब डॉलर का इनफ्लो है। इसलिए सरकार ने पहला कदम यहीं से उठाया है। इस खबर का सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला असर भारतीय रुपए पर पड़ा। रुपया आज 0.9% मजबूत होकर 94.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले 2 महीनों में एक ही दिन की सबसे बड़ी बढ़त है। इसके अलावा आरबीआई ने विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी बॉन्ड्स में बिना किसी सीमा के निवेश का दायरा भी बढ़ाया है, यानी ज्यादा बॉन्ड अब फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत आएंगे, जिसमें कोई निवेश सीमा नहीं होती। अब बात करते हैं कि निफ्टी 50 में आज किसमें तेजी दिखाई। अडानी एंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा 2.36% चढ़ा, जिसके पीछे एक बड़ी ब्लॉक डील की खबर थी, और एचयूएल करीब 2% की बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर रहा। अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने भी 1.2 से 1.7% तक की अच्छी बढ़त दर्ज की। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे ऑटो, बैंकिंग और रियलिटी में आरबीआई के स्थिर रेट का सकारात्मक असर दिखा। वहीं आज का सबसे बड़ा गिरावट वाला शेयर रहा विप्रो। ये 3% से ज्यादा टूटा, क्योंकि आज 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक के लिए कंपनी की एक्स रिकॉर्ड डेट थी, यानी जो निवेशक बायबैक में हिस्सा लेना चाहते थे वे अपने शेयर बेच रहे थे। हिंडाल्को, ट्रेंट, टीसीएस, कोल इंडिया और टाटा स्टील भी 3% तक गिरे। आईटी और मेटल सेक्टर आज के बड़े नुकसान उठाने वाले सेक्टर रहे, जिनमें क्रमशः 1% और 1.6% की गिरावट आई। अच्छी खबर मीडिया सेक्टर से आई। निफ्टी मीडिया आज 3.48% की जबरदस्त बढ़त के साथ सबसे बेहतर सेक्टर रहा और इसके पीछे बड़ी वजह है जीएल का फीफा वर्ल्ड कप 2026 के भारत में प्रसारण अधिकार पाना।
वॉल्यूम के नजरिए से आज सबसे ज्यादा कारोबार वोडाफोन आइडिया में हुआ, जहां 68.55 करोड़ शेयर बदले हाथ। उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक में 23.26 करोड़ और ZL में 23.20 करोड़ शेयरों का लेन देन हुआ। आज के तकनीकी नजरिए से देखें तो LKP सिक्योरिटीज के सीनियर तकनीकी विश्लेषक रूपक डे का कहना है कि निफ्टी 23,300 से 23,500 के दायरे में सीमित रह सकता है। ऊपर 23,500 टूटा तो 25,700 तक रैली संभव, लेकिन 23,300 टूटा तो तीखी गिरावट का खतरा। निफ्टी का RSI अभी कमजोर है और इंडेक्स अपने अहम मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ है, यानी बाजार में अभी पॉजिटिव मोमेंटम की कमी है और कोई बड़ी तेजी के लिए एक मजबूत ट्रिगर चाहिए। बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ की बात करें तो आज 1,623 शेयर चढ़े और 1,694 गिरे। ये बताता है कि बाजार में एक तरफा रुझान नहीं था, बल्कि खरीदार और बिकवाल लगभग बराबर ताकत पर थे। मिड कैप शेयरों पर आज सबसे ज्यादा दबाव रहा। मिड कैप इंडेक्स 1% से ज्यादा गिरा और हिंदुस्तान जिंक, PB फिनटेक, पतंजलि फूड्स, IREDA और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल जैसे शेयरों में तीखी बिकवाली देखने को मिली। इस गिरावट के बीच बैंकिंग सेक्टर ने बाजार को संभाला। निफ्टी बैंक बढ़त के साथ बंद हुआ और फेडरल बैंक, कैनरा बैंक तथा SBI में अच्छी तेजी देखने को मिली, जिसने समग्र बाजार को बड़े नुकसान से बचाया। जूलियस बेयर इंडिया का मानना है कि मौजूदा माहौल में बड़े प्राइवेट बैंक, चुनिंदा NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां निवेश के अच्छे अवसर पेश कर सकती हैं, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट मजबूत है और एसेट क्वालिटी बेहतर बनी हुई है। जूलियस बेयर का ये भी कहना है कि अगर पश्चिम एशिया का तनाव कम होता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में तेज रिकवरी आ सकती है। युद्ध से पहले इनका PB वैल्यूएशन 1.8 गुना था, जो अब घटकर करीब 1.1 गुना रह गया है, जो एक आकर्षक स्तर है। डिफेंस सेक्टर को जूलियस बेयर अगले 5-6 साल की एक मजबूत निवेश थीम मान रहा है। अनुमान है कि अगले 2 वर्षों में 5 से 6 लाख करोड़ के नए डिफेंस टेंडर आ सकते हैं, जो इस सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देंगे। अब देश की अर्थव्यवस्था की बात करें। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 7.7% की मजबूत GDP ग्रोथ दर्ज की है, जो पिछले वित्त वर्ष से 7.1% से बेहतर है और जनवरी-मार्च तिमाही में ग्रोथ 7.8% रही, जो बाजार के 7.3% के अनुमान से भी ज्यादा रही। इस ग्रोथ को रफ्तार देने में मैन्युफैक्चरिंग 10.7%, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 11.1% और फाइनेंशियल और रियल एस्टेट सर्विसेज 10.4% का बड़ा योगदान रहा। घरेलू निवेश गतिविधियां भी मजबूत बनी रही। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जून 2027 तक सेंसेक्स 79,000 तक पहुंचने का बेस केस अनुमान दिया गया है। ये मौजूदा स्तरों से करीब 19% की संभावित बढ़त है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारतीय IT सेक्टर आने वाले वर्षों में बड़ा सरप्राइज दे सकता है, क्योंकि दुनिया भर की कंपनियां AI आधारित समाधान बनाने के लिए भारतीय IT कंपनियों की सेवाएं ज्यादा ले रही हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि भारत एक नए अर्निंग्स अप साइकिल में दाखिल हो रहा है। एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में बढ़ता निवेश इस ग्रोथ की बड़ी बुनियाद बन सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है और बुल केस में सेंसेक्स के 1 लाख तक पहुंचने की संभावना भी जताई है, जो कई निवेशकों के लिए उत्साहजनक खबर है। अब कुछ बड़ी कॉर्पोरेट खबरें। भेल को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनने वाले मेजा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 2 के लिए 21,000 करोड़ से ज्यादा का EPC ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी डिजाइन से लेकर कमिश्निंग तक का पूरा काम करेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने QIP के जरिए संस्थागत निवेशकों को 35.86% शेयर के भाव पर 780.24 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये राशि कारोबार विस्तार, R&D और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में खर्च होगी। ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी स्टीग एनर्जी सर्विसेज इंडिया को भारत एल्यूमिनियम कंपनी के 1740 मेगावाट पावर प्लांट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए 2,049.8 करोड़ रुपए का 60 महीने का ऑर्डर मिला है, जिसे कंपनी के शेयर इंट्राडे में 17.3% तक उछले। ऑयल इंडिया को अंडमान के पूर्वी तट से करीब 15 किलोमीटर दूर विजयपुरम 3 कुएं में प्राकृतिक गैस के नए संकेत मिले हैं। अब तक ड्रिल किए 3 में से 2 कुओं में हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी मिली है, जो इस क्षेत्र की संभावनाओं को मजबूत करती है। टाटा स्टील के ब्रिटेन स्थित पोर्ट टैल्बर्ट प्लांट में लगी आग पर जल्दी काबू पा लिया गया है। कंपनी के मुताबिक नुकसान का आकलन जारी है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और उत्पादन जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। TVS मोटर कंपनी की HLX मोटरसाइकिल सीरीज ने 2013 में लॉन्च होने के बाद वैश्विक स्तर पर 50 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। ये अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरते बाजारों में ब्रांड की मजबूत पकड़ को दर्शाता है। नोमोरा ने महिंद्रा एंड महिंद्रा पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 4,580 रुपए का लक्ष्य मूल्य दिया है, जो मौजूदा भाव से 52% तक की बढ़त दिखाता है। नई मॉडल लॉन्च, बढ़ती उत्पादन क्षमता और मजबूत SUV मांग कंपनी की ग्रोथ का आधार बताई जा रही है।
ग्रो के शेयरों में तेजी देखने को मिली क्योंकि गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप एसी ने ब्लॉक डील के जरिए 185.50% शेयर के भाव पर 210 करोड़ रुपए में 1.13 करोड़ शेयर खरीदे, जिसके बाद शेयर 3% से ज्यादा चढ़ गया। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड और जेपी मॉर्गन ताइवान ईस्टर्न टेक्नोलॉजी फंड ने मिलकर करीब 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं पीक 15 पार्टनर्स ने अपनी 0.36% हिस्सेदारी बेची, लेकिन मजबूत संस्थागत निवेश ने शेयर में सकारात्मक माहौल बनाए रखा। पेनेसिया बायोटेक में नई हिस्सेदारी खरीदे जाने के बाद शेयर 20% के अपर सर्किट में पहुंच गया, जबकि केडारा कैपिटल ने इन्वेंटूरस नॉलेज सॉल्यूशंस में हिस्सेदारी बढ़ाकर कंपनी पर अपना भरोसा जाहिर किया। इंश्योरेंस सेक्टर से एक बड़ी तस्वीर। मई 2026 में नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की कुल प्रीमियम आमदनी 8.7% बढ़कर 24,195 करोड़ रुपए पहुंच गई, लेकिन हर कंपनी की कहानी अलग अलग रही। हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा दौड़ता नजर आया। नीवा बुपा का प्रीमियम 30.3% बढ़कर 723 करोड़ रुपए और स्टार हेल्थ का 19.1% बढ़कर 1,428 करोड़ रुपए पहुंचा। साफ संकेत है कि लोग स्वास्थ्य बीमा पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 11.6% की बढ़त के साथ अपना प्रीमियम 2,405 करोड़ रुपए पर ले जाकर नए ग्राहक जोड़ने में सफलता दिखाई, जबकि न्यू इंडिया एश्योरेंस का प्रीमियम केवल 0.03% और बजाज जनरल इंश्योरेंस का 1.6% ही बढ़ा। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस इकलौती कंपनी रही जिसका प्रीमियम 0.8% घटकर 760 करोड़ रुपए रह गया। ये इसके लिए एक सतर्क संकेत है और निवेशकों को इस पर नजर रखनी चाहिए। गोल्ड में निवेश करने वालों के लिए जरूरी खबर। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में एक पैन पर महीने में अधिकतम 10 लाख रुपए की लमसम निवेश सीमा लगा दी है, जो 5 जून 2026 से लागू हो गई है। इसके अलावा एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में 8 जून 2026 से 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक के बड़े एक मुश्त निवेश फंड हाउस के जरिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हालांकि एसआईपी निवेशकों के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने भी अपनी गोल्ड स्कीम्स में इसी तरह की सीमाएं लगाई हैं। लगातार 2 बड़े फंड हाउसों का ये कदम बताता है कि गोल्ड ईटीएफ में नए पैसे की भारी आमद हो रही है और फंड हाउस इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। आरबीआई गवर्नर के सख्त रुख के बाद कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयरों में बिकवाली आई। बीएसई का शेयर करीब 5%, एमसीएक्स लगभग 4% और एंजल वन करीब 3.5% गिरा, क्योंकि निवेशकों को ब्रोकिंग कारोबार पर नए नियमों की चिंता सता रही है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत ब्रोकर्स को अपनी ट्रेडिंग पर लिए गए कर्ज के बदले 100% कोलैटरल देना होगा और बैंक उनकी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग को फंड नहीं कर सकेंगे। इससे ब्रोकर्स की लागत बढ़ेगी और एमटीएफ कारोबार पर असर पड़ सकता है। पारस हेल्थकेयर लिमिटेड ने आईपीओ के जरिए 1,800 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी शुरू कर दी है और सेबी के पास डीआरएचपी दाखिल कर दिया है। इसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 1,300 करोड़ रुपए का ओएफएस शामिल है। ओएफएस के तहत प्रमोटर धर्मेंद्र कुमार नागर और अन्य मौजूदा निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, जबकि फ्रेश इशू की राशि सीधे कंपनी के पास जाएगी। सेबी की मंजूरी मिलने के बाद आईपीओ की आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिला है। इशू आखिरी दिन कुल 127 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, यानी जितने शेयर बिक्री के लिए थे उनसे 127 गुना ज्यादा शेयरों के लिए आवेदन आए, जो निवेशकों की मजबूत रुचि दिखाता है। ग्रे मार्केट में भी आईपीओ की मांग काफी मजबूत है और जीएमपी 70 रुपए तक पहुंच गया है। इसके आधार पर बाजार को उम्मीद है कि 192 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले शेयर करीब 36% प्रीमियम के साथ लिस्ट हो सकता है। हालांकि वास्तविक लिस्टिंग प्रदर्शन बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आरबीआई एक बड़े बदलाव पर विचार कर रहा है। देश में पॉलीमर नोट लाने का प्रस्ताव। ये नोट कागज की जगह विशेष प्लास्टिक सामग्री से बनते हैं और ज्यादा टिकाऊ, पानी से सुरक्षित और नकली नोटों के खिलाफ अधिक मजबूत माने जाते हैं। शुरुआत में पॉलीमर नोट छापना कागजी नोटों से 2-3 गुना महंगा होगा, लेकिन इनकी उम्र काफी लंबी होती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश पहले से ही अपना चुके हैं और लंबे समय में ये लागत बचाने में मददगार साबित होता है। वैश्विक मोर्चे पर अमेरिकी बाजारों में भी सतर्कता देखी गई। S&P 500 फ्यूचर्स और नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में गिरावट आई और निवेशक मई महीने की नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका में मई 2026 के दौरान 1.72 लाख नई नौकरियां जुड़ी, जो अप्रैल के संशोधित 1.79 लाख के आंकड़े से थोड़ी कम है। वहीं बेरोजगारी दर 4.3% पर स्थिर रही, जिससे संकेत मिलता है कि ऊंची ऊर्जा कीमतों और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद अमेरिकी श्रम बाजार अभी भी अपेक्षाकृत मजबूत बना हुआ है। 2025 की कमजोरी के बाद 2026 में रोजगार बाजार में सुधार देखने को मिला है, लेकिन नई नौकरी तलाशने वाले युवाओं और नौकरी गंवा चुके लोगों के लिए स्थिति अभी भी चुनौती
चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। लंबे समय से बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ी है, जिसके कारण कर्मचारी भी मौजूदा नौकरी छोड़ने से बच रहे हैं। अमेरिकी रोजगार बाजार को सबसे बड़ा सहारा हेल्थ केयर सेक्टर से मिल रहा है। पिछले एक साल में हेल्थ केयर कंपनियों ने 4.56 लाख से अधिक नई नौकरियां जोड़ी हैं, जबकि अन्य अधिकांश सेक्टरों में कुल मिलाकर रोजगार में गिरावट दर्ज की गई है। एशियाई बाजारों में शुक्रवार को व्यापक बिकवाली रही। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 5.54% टूट गया और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स जैसे बड़े टेक शेयरों में भारी गिरावट ने पूरे क्षेत्रीय बाजार पर दबाव बनाया। खाद्य मूल्यों के मोर्चे पर संयुक्त राष्ट्र की FAO रिपोर्ट के मुताबिक मई 2026 में वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक 0.2% घटकर 130.8 अंक पर आया। वनस्पति तेल सस्ता हुआ, लेकिन गेहूं, मक्का और चीनी महंगे हुए। FAO ने 2026-27 में वैश्विक अनाज उत्पादन 2% घटकर 2.98 अरब टन रहने का अनुमान जताया है। गेहूं में सबसे बड़ी गिरावट की आशंका है और चीनी की कीमतें मई में 7.5% उछली हैं, जो आने वाले महीनों में खाद्य महंगाई को बढ़ा सकती हैं। हिंदुस्तान जिंक के शेयर में करीब 6% की तेज गिरावट देखने को मिली, क्योंकि खबर आई कि सरकार कंपनी में अपनी लगभग 2% हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है। बाजार को आशंका है कि बड़े पैमाने पर शेयरों की सप्लाई आने से निकट अवधि में स्टॉक पर दबाव बढ़ सकता है। हिंदुस्तान जिंक की पेरेंट कंपनी वेदांता के शेयर भी इस खबर से प्रभावित हुए और करीब 5% तक फिसल गए। निवेशकों ने संभावित हिस्सेदारी बिक्री और उससे जुड़ी अनिश्चितता को लेकर मुनाफा वसूली की, जिसके चलते दोनों शेयरों में दबाव देखने को मिला। वेंचुरा ने अनंतराज लिमिटेड पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए 880 रुपए का लक्ष्य मूल्य दिया है, जो 591.50 रुपए के आसपास के मौजूदा स्तर से करीब 48% की प्रबल तेजी दर्शाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स, कम कर्ज और विकास की संभावनाएं आगे शेयर को समर्थन दे सकती है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मई 2026 को समाप्त सप्ताह में 93.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 682.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इससे पिछले सप्ताह इसमें गिरावट आई थी, इसलिए ये बढ़ोतरी विदेशी मुद्रा भंडार में स्थिरता लौटने का संकेत मानी जा रही है। हालांकि मौजूदा स्तर अभी भी 27 फरवरी 2026 के रिकॉर्ड 728.49 अरब डॉलर के उच्च स्तर से काफी नीचे है। आज का सारांश। RBI की MPC मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया, लेकिन वित्त वर्ष 2027 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.6% करने और महंगाई का अनुमान बढ़ाकर 5.1% करने से बाजार में घबराहट बढ़ी। नतीजतन मुनाफा वसूली के कारण सेंसेक्स 117 अंक टूटकर और निफ्टी लगभग 50 अंक टूटकर बंद हुए। सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और डॉलर इनफ्लो बढ़ाने के लिए सरकारी बॉन्ड्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स और 20% विदहोल्डिंग टैक्स को पूरी तरह जीरो कर दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद रुपया 0.9% मजबूत होकर 94.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अडानी एंटरप्राइजेज और HUL जैसे शेयरों में तेजी रही, जबकि बायबैक रिकॉर्ड डेट के कारण विप्रो और हिस्सेदारी बिक्री की खबर से हिंदुस्तान जिंक के शेयर टूटे। दूसरी तरफ मीडिया सेक्टर जील को फीफा राइट्स मिलने से चमका। CMR ग्रीन का IPO 127 गुना सब्सक्राइब हुआ और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 682.32 अरब डॉलर पर पहुंच गया।